पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर बेहद शातिर है, चालाक है और इसकी वानगी हमने नेपाल के काठमांडू से लेकर पोखरा तक देखी है, क्योंकि हर जगह पर उसने झूठ का सहारा लिया और उसके अलावा सबसे बड़ा सहारा उसने लिया इंडियन होने का, यानी एक भारतीय होने का। जिस भारत और नेपाल मैत्री सेवा के शुरू होने के बाद सिर्फ नेपाली नागरिकों को बिना वीज़ा के भारत में प्रवेश मिलता है, भारत के नागरिकों को बिना वीज़ा के नेपाल में प्रवेश मिलता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने इस बस सेवा का फ़ायदा उठाया और भारत पहुँच गई। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये भारत और जो नेपाल की मैत्री सेवाएं है क्या है और कब से ये शुरू हुई और किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई होती है, क्योंकि ये जांच हम इसलिए जांच रहे हैं, बता रहे हैं आपको, क्योंकि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उसमें इस मैत्री बस सेवा का बहुत बड़ा योगदान है। और इस वक्त मैं यहाँ पर मॉडर्न एरा टूर एंड ट्रेवल्स के पास हूँ, क्योंकि नेपाल भारत मैत्री बस सेवा का ये एकमात्र ऑफिस पोखरा में है। और क्या यहाँ पर प्रक्रिया होती है और कैसे यहाँ से लोगों को आपस में एक दूसरे देश में भेजा जाता है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर जुटाएंगे और कौन लोग हैं यहाँ पर बात करते हैं, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना इसको। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए जो स्टाफ है उनमें हम बात करते हैं, क्योंकि ये कब शुरू हुई थी, कैसे हुई थी और इस मैत्री सेवा का फ़ायदा किन लोगों को मिल रहा है। क्योंकि इस तरह से जैसे सीमा हैदर यहाँ से फ़ायदा उठाकर बॉर्डर पार करके भारत पहुँच गई, तो इस मैत्री सेवा के जरिए ऐसे कई लोग और भी होंगे जो अपने को नेपाली या भारतीय नागरिक बताकर यहाँ से दूसरे देशों में चले जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस खास तौर से जो भारत मैत्री बस सेवा सर्विस का ये दफ्तर है, यहाँ पर डायरेक्टर हैं हमारे साथ, निदेशक हैं। सर क्या नाम है आपका? टीकाराम अधिकारी। टीकाराम जी, ये बताइए हमें कि सीमा हैदर वाला केस आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चा में इस वक्त है भारत में भी, चाहे नेपाल में या फिर पाकिस्तान। सीमा हैदर के बारे में हमें बस जो सिटी बस सर्विस के ज़रिए पता चला कि उसने अपनी आइडेंटिटी हिंदुस्तानी बताई और उस आइडेंटिटी के आधार पर वो भारत में दाखिल हो गई। तो कैसे ये सब कुछ हुआ, क्योंकि ये तो बस सर्विस में चेकिंग भी होती है, सब कुछ होता है। दरअसल ऐसे देखिए, जैसे ये जो है ये हमारा सरकारी ऑफिस है। अगर सरकारी ऑफिस में हमारे अगर कोई भी अगर कस्टमर आता है, चाहे नेपाल को हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे थर्ड कंट्री का हो, तो हम पहले सबसे पहले उनका लोगों का आईडी प्रूफ मांगते हैं। हम ये नहीं उन्होंने कह दिया, मुँह से कह दिया मेरा नाम ये है, मैं इंडियन हूँ, वैसे हम उनमें विश्वास नहीं करते। हम उनका प्रूफ मांगते हैं। आपके पास आप अपना पहला प्रूफ दिखाइए, अपना आईडी नंबर दिखाइए, आप कौन से स्टेट के हो, कहाँ के हो। उसके बाद उनके पास कन्फर्म अगर उनका जो आईडी है वही आईडी अनुसार का हमारे यहाँ लिस्ट बनता है जो हम बॉर्डर में भेजते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे वो गार के अंदर किसी के बोलने के उसमें भर में हम किसी यात्री को उसको इजाज़त यहाँ से जाने का नहीं देते। हम पूरा हमारे को उनका आईडी प्रूफ, वो कौन सी कंट्री का, कहाँ से, अगर जैसे कोई फॉरेनर आता है, वीज़ा वाला आता है, तो उसका जैसे वो अगर वो बाई एयर आता है तो वो बाई एयर ही जाना पड़ेगा उसको, बाई बस अलाउड नहीं है। अब जैसे कोई थर्ड कंट्री का आदमी जो बाहर से अगर बाई बस आया तो हम उससे कन्फर्म कर लेते हैं पहले कि आप कौन सी कंट्री से आए, क्या आपका पासपोर्ट लाइए। उसके बाद हम उसके पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट रखते हैं, उस पासपोर्ट का हम नंबर नोट करते हैं, नंबर नोट कर वैधानिक तरीक़े से, क्योंकि मतलब आप भी जैसे सिटी बस सर्विस दे रही है उसी तरह से आपका ऑफिस भी माना जाए। हाँ, ये हमारा और की जगह ये जो कन्फर्म जो नेपाल में जो है जो ओरिजिनल जो वैधानिक जो ऑफिस है वो यही ऑफिस है। आपके इस दफ्तर से कई ऐसे लोग होंगे जो पहले भी पाकिस्तानी अगर होंगे, क्योंकि आप लोगों ने दस्तावेज चेक किए होंगे तो निकलते हैं, ऐसा हुआ आज तक? नहीं, वैसे तो ऐसे तो हुआ नहीं, लेकिन जो जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसके पास वीज़ा है, उन लोगों को तो हमने यहाँ से भेजा है। कोई किसी के कहने के उसमें कि मेरे पास है, मेरा नाम ये है, मैं हिंदुस्तानी हूँ या कुछ, वैसे हमने भेजा नहीं। वैसे आने में तो अभी ये जैसे ये देखिए, अब ये आपका नेपाल भारत फ्रेंडशिप ऑफिस है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, ये पर्यटक नगरी है पोखरा नेपाल का, यहाँ कितने लोग आते हैं। लेकिन जैसे एयरपोर्ट से अथवा स्टेशन में जैसे लोग आते हैं, ये भी वैसी ही जगह है, ये वैसी जगह है। यहाँ वैधानिक तरीक़े से हम वो जो लोग आते हैं उनका डॉक्यूमेंट चेक करके भेजते हैं, बिना डॉक्यूमेंट चेक किए हम नहीं भेजते हैं। अगर जिस तरह से सिटी बस सर्विस की तरफ से पूछा गया था सीमा हैदर से कि क्या उसके पास आईडी है, तो उसने खुद को भारतीय नागरिक बताया और उसने बोला कि मेरे पास आईडी है, और उसके बाद बस में बैठ गई। तो ये आईडी यहाँ से जब बॉर्डर तक पहुँचती, क्योंकि उनके द्वारा तो नहीं बताया गया हमें कि यहाँ पर कैसे कहाँ पहुँच गई, हमने तो बस यहाँ से टिकट करवाई और भेज दिया उसे। वहाँ पर बॉर्डर पर किस तरह से निकलती है गाड़ियाँ? ऐसा है जैसे कि हुआ क्या, जैसे
हमारा जो फ्रेंड्स जो हमारे को बॉर्डर दिए हुआ है सुनौली, जैसे सुनौली बॉर्डर कैसे, सुनौली बॉर्डर में जाने के बाद जिस हिसाब से गाड़ी चेक करती है, चेक होती है हमारी, जैसे वहाँ जो जैसे बॉर्डर फोर्स है, एसएसबी है, जिस तरीके से वो चेक करते हैं, अगर थर्ड कंट्री का अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको एसएसबी के चेक करने के बाद फिर आगे जाके एप्लीकेशन है, वहाँ उसको पासपोर्ट या उसका वीज़ा दिखाना पड़ेगा, जब जाके वहाँ से वो कर सकता है। वो गाड़ी कौन से बॉर्डर से गई, या जिस बॉर्डर में एप्लीकेशन नहीं था, जिस बॉर्डर में आपका वो आपका जो है एसएसबी चेकिंग लूज था, तो किस हिसाब से गई वो। लेकिन उन लोगों का भी एक गलती ये है कि जैसे मान लो कोई आ गया, कोई विश्वास के आधार में आ गया और उन्होंने आईडी मांगा, जब उन्होंने जब उसे आईडी दिया ही नहीं, या ये बोला कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, सिर्फ कहने से तो नहीं होता कुछ, तो उन्होंने भी, उनका फर्ज बनता था कि वो आईडी मांगने का, आईडी मांगने। अगर उन लोगों को अगर आईडी नहीं मिला तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना था अपने लिस्ट में, अपने कस्टमर को, अपने वर्कर को, ये फलाने नाम का 2-3 आदमी चढ़ा लेकिन इन्होंने आईडी पेश नहीं किया, तो तुम लोग इस रास्ते में आईडी मांग के इनका आईडी भरना, आईडी प्रूफ हमारा जो लिस्ट है वो भर के एसएसबी को देना। वो काम करते हुए उन्होंने किया नहीं किया, वो उन लोगों की बात है। कौन सी जगह की सुरक्षा में कमी आपको दिखती है, क्योंकि एसएसबी नेपाल की भी रहती है, भारत की? ऐसा है, अब कमी तो जो जैसे ये आपका फ्रेंड्स एक देश से दूसरे देश में जाने का पहले नंबर में जो है कि जो हमने दिया, तो वैसे बहुत से बॉर्डर दिए हुए हैं नेपाल से भारत जाने के लिए, बहुत से बॉर्डर दिए हुए हैं। कौन कौन से बॉर्डर? लेकिन है अब जैसे अब इधर पूर्व में पड़ता है आपका, जैसे पानी टैंकी हुआ, जोगमणि हुआ, रक्सौल हुआ, आपका सुनबरसा हुआ, और आगे आपका सुनौली हो गया, खुनुआ हुआ, बर्नी हुआ, और एनजी रोड हुआ, बनवासा हुआ, गोरीफेंडा हुआ। लेकिन इनमें से कुछ ही बॉर्डर ऐसे हैं जिनमें वीज़ा दिया जाता है। अच्छा, जो थर्ड कंट्री का जो आदमी आया, जैसे मान लो एक ही बार अगर इस रूट से जाएगा, या तो सुनौली में है वो जो वीज़ा देने वाला कस्टम, या फिर जाके एक बार एनजी रोड में है, या फिर जाके बनवासा है। जैसे बीच का जैसे बॉर्डर है, जैसे खुनुआ बॉर्डर हुआ, जैसे बर्नी बॉर्डर हुआ, जैसे कोकरबा बॉर्डर हुआ, ऐसे ये छोटे शाखा बॉर्डर है ये। और उस बॉर्डर से अगर कोई आदमी, अगर कोई वैसे थर्ड कंट्री का आदमी छुप के अगर कोई निकलता है, कुछ होता है, सबसे पहले नंबर में जो गाड़ी वो यात्री लेके जा रहा है, उस गाड़ी में आपका 32 पैसेंजर है, तो जब एसएसबी चेकिंग हो रही है उस टाइम में 32 पैसेंजर है कि नहीं, वो कन्फर्म होना चाहिए। और जब एसएसबी जो चेकिंग होता है, तो एसएसबी का फ़र्ज़ बनता है, क्या बनता है, सबसे पहले जो उनके हाथ में जो लिस्ट दी जाती है, वो लिस्ट में अगर 32 पैसेंजर है तो वो गाड़ी में 32% है कि नहीं। अगर वो गाड़ी में 32% है और वो उस गाड़ी वैधानिक तरह से जा रही है, और वही गाड़ी फिर अगर वापस आती है, तो जो आदमी जो टूरिस्ट जो परमिट होता है उसमें क्या होता है, टूरिस्ट परमिट का मतलब होता है जिस आदमी को, यात्री को आप यहाँ से नेपाल से भारत घुमाने के लिए ले जा रहे हो, उन्हीं को वापस लेके आना है। जैसे 32% जिस बॉर्डर से वो गया है, जो लिस्ट उनके पास 5 तारीख को अगर वो लिस्ट है, अगर 8 तारीख को वो गाड़ी वापस आती है, तो वही लिस्ट वो मैच करेंगे, वही आदमी गाड़ी में होना चाहिए। और अगर कोई जो भारतीय नागरिक, जैसे उसने खुद को बताया, वो तो टूरिस्ट वीज़ा पे गई नहीं, उसने तो खुद को भारतीय नागरिक बताया, उसकी अगर वापसी नहीं होती तो उसके लिए क्या चेकिंग कीजिए? अगर जैसे मान लीजिए वो चेकिंग में 32 के अंदर मान लीजिए वो महिला भी थी, वो गाड़ी गई, भारत गई, बाहर घूमने के बाद 1 हफ्ते बाद अगर वापस आती है, तो जो बॉर्डर फोर्स के पास जो पहले की जो पैसेंजर लिस्ट जो होती है, वो लिस्ट और वो लिस्ट दोबारा से जब वो गाड़ी आती है, वो दोनों लिस्ट मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए, हैदर मान लीजिए वो वो हैदर जो अपना नाम बदल के हिंदुस्तानी बोल के झूठ बोल के जैसे वो निकल गई, तो अगर उसका फ्रेंड में उसका 2 नंबर या 3 नंबर में उसका नाम लिखा होता है, तो उस नाम का ना तुरंत इंक्वायरी हो सकती है एसएसबी से। ये 3 नंबर सीट में जब आप 5 तारीख को गए थे तो यहाँ से इस महिला का नाम था, अब आप वापिस आ गए तो ये महिला कहाँ है, उसका जो उत्तरदायित्व तो किसका है कि जो कौन सी कंपनी वो ट्रैवल करा रही है, कौन सी कंपनी वो लेके गई है, वो आदमी क्यों नहीं आए। अगर वो बीमार है, हॉस्पिटल का प्रूफ होना चाहिए। डेथ हो गया कहीं हादसे में, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो कहीं वो वीज़ा लगा के कहीं बाहर जा रही है, तो कम से कम वो गाड़ी उनके लिस्ट में वो प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ दे के जाना पड़ेगा उसको। लेकिन जैसे उनको जैसे जितने लोग लेके गए थे, अगर कोई आदमी गुम भी हो जाता है, कोई यात्रा में जाता है, हादसे में जाता है, जैसे उत्तराखंड की अभी यात्रा खुली हुई है, अमरनाथ की यात्रा खुली है, बहुत से बेचारे हादसे में तीर्थ यात्रा में शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रूफ तो होता है ना,
जैसे वापस आती है गाड़ी तो ये 4 आदमी कहाँ गए, ये 4 आदमी हमारे ये हादसे में ये शिकार हो गए, ऐसे हो गए, प्रूफ तो चाहिए ना। तो बड़ी बड़ी चूक माना जाएगा, क्योंकि देखिए सीमा हैदर यहाँ से बस में बैठी है इंडियन आइडेंटिटी बताकर, लेकिन देखी नहीं गई उसकी कहीं पर भी, और ना ही उसका बताया गया। अगर वहाँ पर देखी जाती, रोकी जाती तो पकड़ी जाती है। हाँ बिल्कुल, अगर वो जिस हिसाब से यहाँ से जैसे गाड़ी में इन्होंने लिस्ट बना के भेजी, वो लिस्ट अगर सही किस्म से चेकिंग हुई होती तो उस गाड़ी में कितनी पैसेंजर थे, कितने पैसेंजर थे वो तो कम से कम, जब वो यहाँ से नेपाल से काठमांडू रही, काठमांडू से पोखरा आई, पोखरा से फिर वो दिल्ली के लिए निकली इंडियन बता के, तो कम से कम अगर बॉर्डर में उसका अगर नाम चढ़ के गया तो एसएसबी का फर्ज तो होना चाहिए ना। ये उन्होंने ये पूछना चाहिए कि चलो यही महिला जिस नाम, उसने नाम तो दूसरा लिखवाया होगा, लेकिन वो नाम भी अगर लिखाया, लेकिन वो दूसरा नाम भी लिखवाने के बावजूद भी उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो मिली कि नहीं मिली, उसका है कि नहीं है। तो इसका मतलब कोई पूछताछ, कोई देखरेख और कुछ ऐसा चेकिंग नहीं किया गया बॉर्डर पर, तभी वो पार हो? नहीं, वो नहीं हुआ। वो जो जिस ऑफिस से गई है उन्होंने भी वो बॉस छोटे हिसाब से ले लिया, चलो उन्होंने बोल दिया आईडी है तो चलो जो वो बोल रहे वो भर दिया, सबसे पहली गलती वो। और दूसरी गलती, जब तक गाड़ी यहाँ से जब से आपसे जब खुनवा बॉर्डर जब पहुँचती है, खुनवा बॉर्डर कम से कम आपका 12 से 14 घंटा लगता है, 14 घंटे तक भी लगता है। तो गाड़ी के अंदर फर्ज होना चाहिए कि अगर किसी को कंपनी को अगर डाउट लगता है तो फलाने नाम के ऐसे आदमी गए थे, उन लोगों को मेरे को डाउट है, उसको तुरंत चेक करो, या चेक करके अगर नेपाल की पुलिस में या अगर इंडिया के अगर बॉर्डर में भी पहुंच गए हो, बॉर्डर में पहुंच गया, सर हमारे साथ ये ऐसी सवारी आई है लेकिन हमारे को शक लग रहा है, लेकिन इसने हमारे को आईडी दी नहीं अभी तक। अगर इतना फर्ज अगर वो गाड़ी वाले वो कर देते, फिर भी उधर सुरक्षाकर्मियों को, हमारे भारत के बॉर्डर फोर्स को, उनको काफ़ी सहायता मिल जाती। पहले अगर जब बस यहाँ से जाती है तो नेपाल एसएसबी चेक करती है? हाँ, सबसे पहले जब इधर से जाती है तो नेपाल चेक करती है इधर से जाते समय, उसके बाद में पूरे जगह भारत का एसएसबी चेक करते हैं, और एसएसबी के बाद फिर जाके पुलिस भी चेक करती है। पुलिस के बाद अगर कोई थर्ड कंट्री का है, उसको अगर किसी को वीज़ा लेना है तो फिर वो वीज़ा अप्लाई के लिए जो एप्लीकेशन होता है वहाँ करते हैं। और जिस बॉर्डर से वो गाड़ी गई थी वो उस बॉर्डर में कोई एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, क्या नहीं है उसमें? एप्लीकेशन नहीं है, वो छोटा शाखा बॉर्डर है, उसमें खाली नेपाली को भारत जाने, भारत को नेपाल में आना अलाउड है बस। शाखा बॉर्डर से नहीं? हाँ, सादा बॉर्डर है ये, सिद्धार्थनगर के पास? हाँ, सिद्धार्थनगर के सादा बॉर्डर है, उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, अगर वो गाड़ी अगर मान लीजिए सुनौली से वैधानिक बॉर्डर से गई होती, जहाँ एप्लीकेशन है कहीं होती, फिर भी वहाँ जैसे नेपाल के एसएसपी ने चेक किया, उसके बाद भारत के 2-3 जगह चेक करते, कुछ ना कुछ प्रूफ होता, पकड़े जाते। तो सिद्धार्थनगर पर ऐसा क्यों नहीं है? सिद्धार्थनगर वो तो सर अब ऐसा है, अब ये तो अब गवर्नमेंट का मामला है। और जैसे मैंने आपको बताया, कम से कम नेपाल में, पूरे नेपाल में जो हमारा जैसे बोला था मेची महाकाली जैसे बोला था, इस डिसीजन में जैसे आपका जैसा 5 से 6 दिए हुए एप्लीकेशन वाले जहाँ पे वीज़ा मिलता है, और बाकी जो है सब वो भाईबंदी के चारे जैसे भारत ने जैसे वो नाका खोल रखा है नेपाल और भारत के समझौते में, जिसमें उसका कोई आपका वो नहीं है, वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें खाली वो भारतीयों को और नेपालियों को आने जाना है। क्या यहाँ पर बड़ी चूक भी माना जाएगा, क्योंकि जो बॉर्डर आपने बताया सिद्धार्थनगर का, क्योंकि वहाँ पर से जिस तरह से सीमा हैदर यहाँ से निकली थी और बिना बताए पाकिस्तानी वहाँ पर दाखिल चलेगी, तो ऐसे तो कई दूसरे देशों के लोग यहाँ से इस बॉर्डर से पार हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसे कमजोर होगा तो आपका तो कौन कहता है, जितने जैसे मान लीजिए अगर इतने हमारे नेपाल से भारत के इतने बॉर्डर जो छोटे बॉर्डर जो है वो हैं, उनमें तो आपको क्या कहता है, अगर कोई बाई चांस किसी की नज़र इधर पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन सारे जितने भी हमारे जो भारत और नेपाल के जो बॉर्डर हैं, और नेपाल भारत के लिए तो कंट्री के लिए तो ठीक है, लेकिन कहने में तो ये भी कहा जाता है कि थर्ड कंट्री का अगर आदमी आए तो वो गाड़ी जोन से बॉर्डर में इजाज़त है उसी बॉर्डर से जाना चाहिए, और थर्ड कंट्री का आदमी बैठता है जो शाखा बॉर्डर है उस बॉर्डर से गाड़ी नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये अब चेकिंग में लूज है, आदमी को चेक कर नहीं रहा। वहाँ पर भी चेक होती है? हाँ, वहाँ पे वैसे चेक तो होता है, वो तो चेक करके जाता है, क्या करे आपका जैसे कोई करने में तो ऐसे वगैरह चेक करता है, लेकिन जो स्ट्रांगली जैसे बॉर्डर में, मेन बॉर्डर में जैसे चेकिंग होती है, वो छोटे छोटे बॉर्डर में वो चेकिंग नहीं होती और आदमी उसका लापरवाही का फायदा उठा लेता है। इसीलिए सीमा हैदर को पता हुआ कि सिद्धार्थनगर के सादा बॉर्डर से वो निकल सकती है। बिल्कुल, ये अगर वो कोई उनका जासूस पता नहीं कहाँ से कहाँ तक था, क्या था, और हो सकता है कि वो बॉर्डर से जहाँ से गई है बॉर्डर के नज़दीक तक तो उस बस में गई, उसके बाद हो सकता है उतर के कोई खेतों के रास्ते से कहीं से हो गए उस पार, तो बस तो निकल जाएगी उतनी देर में।
मतलब जैसे उसके कोई जासूस होंगे, कुछ होंगे, आपको जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला होगा, उनके पास वो फ़ोन भी होगा, तो क्या कहते हैं, चलो बॉर्डर आने वाला है, तुम यहाँ से उतर जाओ, उतर के हम इस जगह में खड़े हैं, उस रास्ते से आ जाओ। मतलब ये मानते हैं आप भी किसी एजेंडे से पार करा दिया? वो भी हो सकता है, एजेंट है। जैसे सबसे पहले हमारा कहना यह है, सबसे पहले होना चाहिए क्या है, सब सुरक्षा के लिए हमारा जो नेपाल और भारत का जैसे चेली बेटी के साथ खुला हिसाब, जो प्यार मोहब्बत वाला जो रिश्ता है, ये रिश्ते का फ़ायदा बाहर वाले उठा रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ टाइट होनी चाहिए हर एक बॉर्डर में, हर एक का अपना अपना कर्तव्य, जिसने वर्दी पहनी है उसने अपना कर्तव्य करना, चाहे नेपाल हो चाहे भारत का हो, उसने अपना कर्तव्य ये करना चाहिए कि अगर ठीक है हमारा ये दो देश का भाईबंदी वाला जो हिसाब है, तो सिर्फ ये छूट हमारे लिए है, कोई थर्ड कंट्री का इसका फ़ायदा ना उठा ले, उसकी चेकिंग पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर सीमा हैदर को किसी न किसी ने मदद की है तभी बॉर्डर पार कर दी। हाँ, ये उधर ही से उसका चाहिए। अब क्या कौन सा जासूसी था, कितने दिन वो काठमांडू बैठी, और काठमांडू बैठने के बाद फिर पोखरा क्यों आई, पोखरा आने के बाद वो फिर ऐसे बॉर्डर में, और उसने क्यों आपका उसको बता, उसने मेरे को ये बता, उसने क्यों वैसी गाड़ी चॉइस करी, जो गाड़ी आसान बॉर्डर से जाती है वो गाड़ी चॉइस क्यों हुई? अगर सीमा हैदर वो पैसे की कमी नहीं थी, वो बाई एयर यहाँ से पोखरा से बाई एयर लुम्बिनी सिद्धार्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बाई एयर यहाँ से फ्लाइट जाती है 12:30 बजे, वो उसमें भी जा सकती थी। वो यहाँ से आपका क्या कहते हैं, अगर वो सही तरीके की अगर महिला होती, यहाँ से गाड़ी लेके, छोटी गाड़ी लेके सुनौली बॉर्डर भी जा सकती थी। वो उस गाड़ी में जाने का कारण क्या? इसका मतलब उन लोगों के जो जासूस, उनकी पूरी जासूस यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये गाड़ी ऐसे जाती है, ये गाड़ी ऐसे जाती है, ये गाड़ी कमज़ोर रास्ते से जाती है, ये गाड़ी वैधानिक तरीके से। उन लोगों की पूरी उनको को स्टोरी जो रामायण है उन लोगों को मालूम था। वो मालूम होने के बाद ये हुआ, प्लानिंग से उसको एंट्री पूरे प्लानिंग से होने के बाद एंट्री कराइए। अच्छा, और ये क्या आपकी जो ऑफिस है, ये आपका सरकारी है, प्राइवेट है? हाँ जी, ऐसा। ये हमारा 2016 में पहला हमारा ये प्राइवेट था। 2016 में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस टाइम में यहाँ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला थे, और ये जैसे दो देशों के बीच में संधि समझौता हुआ फ्रेंडशिप बसों के लिए। उसके बाद में पहले दिल्ली से काठमांडू हुआ, दिल्ली काठमांडू DTC परिवहन निगम से हुआ, और हमारा जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से हुआ। उसका 2016 से ये हमारा जो है वैधानिक सरकारी काउंटर, जैसे हमारे हिंदुस्तानी जितने भी हमें पर्यटक जो आता है घूमने के लिए, तो वो कहाँ आता है, जैसे मोदी ने जो समझौता किया हुआ, वो पर्यटन बस कहाँ से चलती है वो पता लगा के आते हैं। 2016 के बाद ये हमारा सरकारी ऑफिस है। अब यहाँ पर वैधानिक तरीके से ही सबको? एकदम वैधानिक तरीके से। अच्छा, कभी आपके ऐसा तो नहीं कि आपकी भी सिद्धार्थ नगर से जाती हो गाड़ी और वहाँ? नहीं, हमारी ऐसी जो हमारे को हाम्रो एउटा गाड़ी परमिट ल्याउँदो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे को जो सरकार ने 52 सरकार ने हमारे को सिर्फ एक ही बॉर्डर दिया हुआ है, सुनौली बॉर्डर से जो मैत्री समझौता की जो गाड़ी है, जो जैसे सुनौली बॉर्डर से जैसे कोई यात्री भी जाते हैं, तो मैंने सुना था हमारी इतनी फैसिलिटी है, यहाँ से मैंने SOC को बोलते हुए सुना था, हमारी जो यहाँ की जो सैटेलाइट है, ये दिल्ली तक सरकार देखती है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। इसलिए सबसे वैधानिक बॉर्डर जो माना जाता है आपका सुनौली, इसलिए ये देखिए, ये जैसे हमारे को ये सुनौली, खाली हमारे को सुनौली बॉर्डर दिया जाता है। अच्छा, सुनौली बॉर्डर की से ही आपकी गाड़ी निकल सकती है और दूसरे बॉर्डर से नहीं निकल सकती? नहीं सर, ये देखिए, ये जैसे ये परमिट आपके पास है, ये एक साल का हमारा परमिट होता है, और इसमें ये देखिए, ये जैसे सुनौली बॉर्डर दे रखा है हमारे को, सुनौली बॉर्डर रखा है पोखरा दिल्ली, और ये देख रहा है हमारे को, देखिए पोखरा सुनौली दिल्ली, और ये दो देश का फ्रेंडशिप का ये परमिट है। और जैसे हमारे को ये परमिट दिया, एक साल इसका वैलिड होता है। इस वैलिड के हिसाब से हम इस बॉर्डर के अलावा, एक तो हमारे पास फॉरेनर होते हैं, हम जा ही नहीं सकते, फिर भी सरकार का जो समझौता है, सरकार का अगर समझौता, अगर ये बॉर्डर बंद हो जाता है, बरसात की वजह से कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, फिर जब तक भी हम और कोई बॉर्डर यूज नहीं कर सकते। हमारे को इसी सुनौली बॉर्डर से जाना है, यही सुनौली बॉर्डर से आना है।